हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हसन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है हम करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज चला रहे हैं और उसके सिलसिले में जो है हमने जनवरी और फरवरी मंथ की जो करंट अफेयर्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम बात करेंगे मार्च मंथ का पहला भाग यानी पहले पार्ट की। तो आइए शुरू करते हैं, सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और मार्च मंथ की जो पहला भाग है उस पर हम बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राज्यपाल बनाम राज्य सरकार। यानी देखिएगा, ये मुद्दा जो है हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है और आपने देखा भी होगा जो है लास्ट ईयर यानी जो 2025 में भी ये बड़ा मुद्दा जो है चर्चा में रहा था और हाल ही में भी जो है ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो अगर हम बात करें तो देखिएगा, इसकी जो महत्वपूर्ण स्थिति है उसको देख लेते हैं एक बार, क्या होता है राज्यपाल के बारे में और क्या क्या इसके निर्णय होते हैं। देखिए 8 अप्रैल 2025 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था, जिसमें जो है राज्यपाल की उक्त कार्यवाही को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के पक्ष में भी निर्णय देते हुए न केवल लंबित विधेयकों को कानूनी स्वीकृति प्रदान करने की बात की थी, बल्कि भविष्य हेतु जो है राज्यपालों के समय सीमा और दिशा निर्देश भी जो है दिए थे, है ना। इस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए पूर्ण न्याय के अधिकार की जो है वो प्रयोग किया था। तो देखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो है तमिलनाडु का मुद्दा जो है बहुत चर्चा में रहा और हालांकि जो है अभी जो है सरकार वो बन चुकी है अगर हम बात करें वर्तमान समय में, लेकिन जो है सरकार का और जो राज्यपाल का मुद्दा है वो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है ना। तो दिशा निर्देश में क्या क्या दिए थे उस समय देखिएगा, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के, तो यदि उक्त विधेयक पर मंत्रिपरिषद रोकने की सलाह ये दे या फिर राष्ट्रपति को विचार हेतु जो है आरक्षित रखने की सलाह दे तो राज्यपाल क्या है 1 माह के भीतर जो है वो कदम उठाएगा, है ना। एक ये दिया था दिशा निर्देश और दूसरा क्या था, उक्त विधेयक पर राज्यपाल सरकार की सलाह के विपरीत स्वीकृति नहीं दे रहा है तो राज्यपाल को क्या करेगा, उचित कारण आपत्ति सहित जो है 3 माह के भीतर जो है उसको लौटाना होगा। तो इस तरह से जो है ये चीज़ दी गई थी। अगर हम बात करें देखिए और क्या दिशा निर्देश दिया गया था, यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की राय के विरुद्ध जो है उक्त विधेयक को राष्ट्रपति को भेजना चाहता है तो यह कार्य जो है 3 माह के भीतर होगा। तो इस तरह से ये जो है एक अन्य दिशा निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त जो है क्या दिया गया, पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को राज्यपाल द्वारा अब केवल 1 माह के भीतर ही अनुमोदन देना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे राज्यपाल के लेकर के, क्योंकि देखिएगा जैसे कि हम जानते हैं कि जो है राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का एक प्रकार से कह सकते हैं वो एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है उस पर किस तरह से जो है कार्य करना है, कैसे करना है। अगर वो वहाँ पर ज़्यादा हस्तक्षेप कर देता है तो वहाँ पर जो है फिर राज्य सरकार और राज्यपाल में जो है वो द्वंद्व पैदा होता जाता है ना। तो इस सिलसिले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे कि आप जो है इस तरह से कार्य करिए, है ना। तो ये है इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर देखिएगा उत्तरी अटलांटिक जो संधि है यानी नाटो के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करें तो नाटो जो रहता है वो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है और जैसा कि हम जानते ही हैं कि यह यूक्रेन और रशिया का जो मैटर है वो मुद्दा जो है मेन जो है मुद्दा वो यही है नाटो को लेकर के, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, इसीलिए जो है ये इस तरह से स्थितियाँ पैदा कर रहा है ना। तो यहाँ है। अगर हम बात करें देखिएगा क्यों है चर्चा का विषय, इसमें स्वीडन जो है आधिकारिक रूप से नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। अगर हम बात करें तो इस ऐतिहासिक कदम के साथ जो है स्वीडन की 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी जो गुटनिरपेक्षता की वो नीति समाप्त हो गई है। यानी स्वीडन भी जो है नाटो का सदस्य बन चुका है और अब जो है नाटो में कितने सदस्य हो गए, 12 सदस्य हो गए हैं। अगर हम बात करें नाटो की तो देखिएगा उसका जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है। और इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1949 में यानी उत्तरी अटलांटिक संधि वाशिंगटन संधि के तहत जो है यूएसए, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों से द्वारा जो है यूएसएसआर है ना, जो समय जो सोवियत संघ होता था तो उस समय जो है उसके विरुद्ध जो है सामूहिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी 1949 में, है ना। तो इसकी अगर बात करें वर्तमान में तो देखिएगा वर्तमान में इसके कितने सदस्य हो गए हैं, 32 यानी 32 सदस्य हो गए हैं। इसकी जो है वर्ष की बात करें स्थापना की तो 1949 में हमने देखा। मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अगर हम बात करें वर्तमान में जो नवीनतम सदस्य जोड़ा गया है इसमें तो वो कौन सा है, स्वीडन, है ना, 32वां सदस्य है।
इसका अगर बात करें मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा, सामूहिक रक्षा यानी जो कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। नाटो का प्राथमिक उद्देश्य है सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा करना, और नाटो के संविधान के अनुच्छेद 5 में वर्णित है कि किसी भी एक सदस्य देश पर जो है वो संपूर्ण नाटो पर हमला माना जाएगा। अगर उसके सदस्य पर कोई हमला करता है तो संपूर्ण जो है नाटो पर हमला माना जाएगा, और जो है संपूर्ण नाटो जो है मिलकर उसके खिलाफ जो है जो मतलब लड़ाई कर उसका जो है विरुद्ध मतलब उस पर हमला किया है उसके खिलाफ जो है वो फिर से उसका जवाब देगा। संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करता है। सामूहिक रक्षा के अतिरिक्त दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष की रोकथाम, शांति स्थापना और स्थिरीकरण प्रयासों सहित जो है विभिन्न प्रबंधन गतिविधियों में भी संलग्न रहता है। इसके बाद बात करें तो राजनीतिक नेतृत्व की बात करते हैं। तो नाटो का जो मुख्य राजनीतिक निर्णयकारी निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसमें सभी सदस्य देशों के जो है प्रतिनिधि शामिल जो है इसमें रहते हैं। तो ये जो है नाटो के जो मुख्य उद्देश्य हैं उन इस प्रकार से वो कार्य करता है। अगर बात करें देखिएगा इसमें नाटो के सदस्य कौन कौन से हैं, एक बार थोड़ा तो यहाँ पर देख लेते हैं मुख्य कौन कौन से हैं। तो देखिएगा जैसे कि हम जानते हैं कनाडा है, यूएसए है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं। अगर हम बात करते हैं यूरोप के देशों में, तो देखिएगा यूरोप में कौन कौन से हैं इसको एक बार देखेंगे। यहाँ पर यूरोप में अगर हम बात करें ये आपका आइसलैंड आ जाता है, अभी आपने देखा नॉर्वे है, स्वीडन अभी हाल ही में जुड़ा है, फिनलैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इसके बाद पुर्तगाल, स्पेन, फ्रेंच, जर्मनी है ना, इसके बाद आपका ये है आपका बेल्जियम, पोलैंड है, इसके बाद एस्टोनिया, लाटविया और ये आपके लिथुआनिया। ये कंट्रीज आते हैं जो आपके जो है लगातार जो है तटीय रेखा पर बने हुए हैं, तटीय मतलब हैं, है ना। इसके आते अगर हम आंतरिक देखें तो यहाँ पर इटली आ जाता है। इटली जो है आपका भूमध्य सागर में देखा जा सकता है। टर्की इसमें आ जाता है शामिल, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया। तो ये ऐसे देश हैं जो कि इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीस भी इसमें शामिल है। तो ये जो है कुछ देश हैं जो कि इसमें यहाँ पर शामिल हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी जो है इसमें मैच करना रहते हैं कि या फिर कथन के रूप में आ जाता है कि नॉर्थ अटलांटिक जो यानी नाटो में कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, है ना। तो इस तरह से तो कुछ कुल मिलाकर के हमारे 32 देश हैं, जिसमें एशिया का एक है। कौन है एशिया का? हमारा तुर्की। 29 जो हैं यूरोप के हमने देखे, और 2 जो हैं अमेरिका के हैं, उत्तरी अमेरिका के, कनाडा और ये अमेरिका। तो ये है। इसमें आगे बात करेंगे, अगला चैप्टर क्या है वो देख लेते हैं, मतलब सॉरी जो टॉपिक है। तो देखिएगा नेपाल में नई सरकार का गठन हुआ, उसका शासन हुआ। तो देखेंगे क्या रहा, उसकी चर्चा का विषय क्यों हुआ, इसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बलेंद्र शाह ने जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री के शपथ के रूप में जो है वो शपथ ली थी मार्च में। तो इसलिए जो है वो चर्चा का विषय बना रहा था। अगर हम बात करते हैं इसकी जो पृष्ठभूमि क्या रही थी, इसको एक बार देख लेते हैं। याद है कि बलेंद्र शाह ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली की सरकार, यानी जब ओली जो की सरकार थी, तो उस समय जो जनजी आंदोलन हुआ था, तो उस समय जो है यहाँ पर बुद्ध बहुमत हासिल करके नेपाल में नई सरकार का गठन किया है। उस समय जो है ये बलेंद्र शाह उस समय जो कह सकते हैं छात्र नेता के रूप में अस्तित्व में आए, और उन्होंने जो है वहाँ पर एक बड़ा जनजी आंदोलन का जो है मतलब कह सकते हैं वहाँ पर अगुवाई की थी। और इसी दौरान जो है वो जब वहाँ पर नेता के रूप में उभर कर आ गए, तो अंततः जो है आज जो है हम कह सकते हैं नेपाल की जो सरकार है, यानी नेपाल के जो प्रधानमंत्री बन गए हैं वो बन गए हैं बलेंद्र शाह, है ना। तो नया शासन और नई सरकार जो है इनके नेतृत्व में काम करेगा, कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं, अगर वर्तमान में देखें तो अगस्त में जो है, तो अभी अगस्त चल रहा है, क्योंकि हम रिवीजन सीरीज पढ़ लें ना। तो रिवीजन अगर हम वर्तमान में देखें तो हाल ही में देखते हैं, अभी जो है 1-2 दिन पहले जो है वहाँ पर कितना भयंकर जो है तबाही मची हुई है बाढ़ को लेकर के, कितने लोग वहाँ पर मर गए हैं, है ना। तो यह है अगर हम उस समय की बात करें तो इन चुनावों में एक बड़े राजनीतिक बदलाव को संकेत दिया, जिसने जो है जैन जी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों की मांग की गई थी, मतदाताओं ने नए नेतृत्व को प्राथमिकता दी, और जो है बलेंद्र शाह जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में अस्तित्व में आ गए। ध्यातव्य है कि बलेंद्र शाह की 35 वर्ष की आयु में ही नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अतः वे ऐसा बनने वाले, यानी नेपाल के सबसे कम उम्र के पीएम भी बन गए हैं। इस पद पर संभालने वाले मधेश जो है क्षेत्र के पहले व्यक्ति हैं। यानी जैसा कि जानते हैं कि ना हम जो है मधेसी जो है लोग हैं, तो नेपाल में बहुत ही फेमस मतलब कह सकते हैं जनजातीय लोग माने जाते, वो क्षेत्रीय लोग माने जाते हैं। तो ये मधेसी वही हैं, यानी ये जो कह सकते हैं बलेंद्र शाह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, मधेसी क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। और ये पहले व्यक्ति हैं जो कि प्रधानमंत्री बने हैं इस तरह से। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर नेपाल का संक्षिप्त परिचय की बात करते हैं। तो देखिएगा नेपाल की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल हैं। अगर हमने प्रधानमंत्री तो हमने देख लिए बलेंद्र शाह हैं, राजधानी काठमांडू है। अगर हम बात करते हैं प्रमुख जो पर्वत शिखर हैं वो कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू, है ना। इस तरह से जो है ये चोटियाँ आ जाती हैं। अगर हम बात करें, देखिएगा ये है हमारा नेपाल का मैप। तो हमारा जो एक प्रकार से ये दिखाई दे रहा है आपको, बाउंड्री लाइन बना हुआ है ये, है ना। तो ये है आपका नेपाल। अगर हम यहाँ देखें तो नेपाल से हमारी बात करें तो देखिएगा उत्तराखंड हमारा राज्य मिलता है, उत्तर प्रदेश मिलता है,
बिहार मिलता है, सिक्किम मिलता है, और आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो पश्चिम बंगाल भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं हमारे जो अगर नेपाल की सीमा बात करें तो नेपाल की सीमा से सिक्किम 1, नेपाल पश्चिम बंगाल 2, बिहार 3, उत्तर प्रदेश 4 और उत्तराखंड 5, यानी 5 राज्य जो है कह सकते हैं नेपाल की सीमा जो है वो बनाते हैं। अगर हम बात करें ये जो देखिए ये जो लाइन है हमारी सिक्किम की, इसमें अगर हम बात करें तो लगभग जो है 100 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम बात करें ये वाली लगभग मतलब जो बॉर्डर है लगभग 275, और हम बात करें लगभग यह जो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लगभग 550 किलोमीटर, और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो लगभग 726 किलोमीटर जो है ये बिहार की सीमा बनाता है। इस प्रकार से जो है ये मतलब जो दूरी है इस प्रकार से बन जाती है ना। तो ये है। आगे हम बात करेंगे, अगला टॉपिक को लेते हैं। जो देखिएगा ये अगला शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में है, देखेंगे इसमें क्या है। तो देखिएगा क्लासिकल भाषाएं जो है अगर हम बात करें मैथिली भाषा को जो है लेकर के बताया जा रहा है कि मतलब चर्चा में रहा कि मैथिली भाषा की भी जो है क्लासिकल लैंग्वेज का जो है दर्जा दिया जाए। इस तरह से जो है ये बहुत सारा जो है मतलब मामला जो है चर्चा का विषय बना हुआ था। अगर हम बात करें देखिए जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 5 नई जो भारतीय भाषाओं को जो है क्या दिया था, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया था लास्ट ईयर। तो उसको जो है जारी की गई थी अधिसूचना। उसके तहत अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के जो है अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं भारत की, है ना। तो हम बात करें भारत की उन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। देखिए शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं ये देख लेते हैं ना। तो देखिएगा किसे कहते हैं, तो ध्यातव्य है कि भारत की उन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है जिनका साहित्य और साहित्यिक धरोहर अमूल्य, उच्च स्तरीय और विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत वाली हो, है ना। यानी कह सकते हैं उनकी जो भाषा ऐसी हो जिसका जो है साहित्य और साहित्यिक धरोहर अमूल्य, उच्च स्तरीय और विशिष्ट सांस्कृतिक वाली विरासत रखती हो, ऐसी भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। और केंद्र सरकार द्वारा जो है संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से किसी भाषा विशेष को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो कौन करता है इसको, यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे प्रदान किया कौन प्रदान कर सकता है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है ना। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका जो है कार्य किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसका मानदंड क्या है, इसके जो क्राइटेरिया है वो देखेंगे तो भाषा का आरंभिक ग्रंथ या इतिहास जो है लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात क्या है, भाषा में प्राचीन ग्रंथ या साहित्य होना आवश्यक है जिन्हें बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत के रूप में माना जाता हो, नंबर 2 बात, है ना। इसके साथ ही साथ क्या हो, भाषा में साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, वह किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार न ले गई हो। यानी उसकी जो परंपरा है, उसकी मतलब जो भाषा में साहित्यिक परंपरा है वो उसकी मूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको जो है किस प्रकार से मतलब कह सकते हैं कि उसको जो है कन्वर्ट किया गया हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। चौथी बात करें तो शास्त्रीय भाषाएं और उनका साहित्य जो है अपने वर्तमान स्वरूप में भी भिन्न हो सकते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये है हमारी दर्जा प्राप्ति हेतु मानदंड। इसके बाद में अगर इस तरह से जो भाषा का दो है दंड मतलब इसका जो दर्जा मिल जाता है तो उसको जो है क्या लाभ होते हैं, तो इसका एक बार देख लेते हैं। इन शास्त्रीय भाषाओं के विद्वानों हेतु प्रतिवर्ष 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, इस तरह से, है ना। अगर उसको जो है मान लीजिए क्लासिकल लैंग्वेज का जो है दर्जा मिल गया है तो उसके जो विद्वान लोग हैं उनको जो है प्रति 2 वर्ष पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे, नंबर 1 बात। उक्त शास्त्रीय भाषा के अध्ययन के लिए जो है एक उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाती है। इसके बाद यह यूजीसी से अनुरोध किया जाता है कि उक्त भाषा हेतु जो है विशिष्ट पीठ यानी चेयर्स की स्थापना विश्वविद्यालय में करें। तो इस तरह से जो है इसका लाभ हो जाता है अगर मान के चलिए दर्जा प्राप्त हो जाता है तो, है ना। अगर हम बात करेंगे वर्तमान में देखिएगा कौन सी जो है भाषाएं हैं क्लासिकल भाषाएं वो देख लेते हैं। तमिल भाषा 2004 में सबसे पहले यही जो है इसको क्लासिकल लैंग्वेज का जो है दर्जा दिया गया था। उसके बाद संस्कृत भाषा को दिया गया था 2005 में, और फिर 2008 में जो है 2 भाषा को दिया गया, कन्नड़ और तेलुगु को, है ना। तो इस तरह से ये 4 भाषाएं हुई। इसके बाद में आती है मलयालम भाषा, 2013 में जो है मलयालम को दिया गया। उसके बाद उड़िया में 2014 में, है ना। मराठी को 2025 जनवरी, अगर हम ये यहाँ तक हो गई 6। इसके बाद अगर हम बात करें जनवरी में जो रिसेंटली दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए जो जनवरी की बात करें जनवरी 2025 में तो कौन कौन सी थी, 6 तो हो गई वहाँ पर। तो मराठी, असमिया, प्राकृत, पाली और बंगला। तो ये जो है 5 भाषाओं को जो है ये जनवरी 2025 में इसको जो है मतलब क्लासिकल लैंग्वेज का जो है दर्जा प्रदान किया गया था। इस प्रकार से जो है 6 पहले और 5 अब जो है कुल मिलाकर के ये 11 हो गई थी। अगर हम बात करें अभी हाल ही में जो चर्चा कर रहा मैथिली को लेकर के, तो मैथिली अगर शामिल हो जाती है तो वो बात की बात है, उस समय 12 हो जाएंगी, है ना। तो वो बाद में देखेंगे जब शामिल होगी। चर्चा में क्यों है हमने ये देखा यहाँ पर। क्लासिकल लैंग्वेज की स्थिति आप देख रहे हैं कौन सी कहाँ पर है, देख लेते हैं आपका, है ना, कहाँ है क्या है आपको देखने की। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, है ना, कौन सी भाषा कहाँ ज़्यादा क्षेत्रों में बोली जाती है, पाली, असमिया, है ना, इस तरह से
उड़ीसा, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, ये सब बहुत सारे, संस्कृत इधर भी बहुत है, मलयालम है, तमिलनाडु, तमिल भाषा, इस तरह से ये क्षेत्र हैं हमने देख लिए यहाँ पर। इसके बाद करते हैं अगला टॉपिक, आवर्जन विदेश, जो विदेशी हैं उसका विषय अधिनियम जो है वो यानी द माइग्रेशन, इमिग्रेशन और फॉरेनर्स मैटर्स एक्ट जो है 2025 जो है चर्चा में रहा, उसको लेकर, क्योंकि देखिए ये जो एक्ट है 4 अप्रैल 2025 को जो है इसको स्वीकृति दी गई थी, लेकिन अभी जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके प्रावधान जो हैं किस तरह से हैं अब हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर दातव्य है कि उक्त अधिनियम मुख्य उद्देश्य भारत में विदेशी के आवर्जन, जो विदेशी लोग हैं ना, यानी उनका जो इमिग्रेशन होता है ना, तो इमिग्रेशन जो होता है उनकी बात करते हैं, प्रवेश और ठहरने की नियमित जो विनियमन करना है, उनका नियमन क्या है, किस प्रकार से जो विदेशी लोग हैं वो इमिग्रेट करके यहाँ पर आते हैं तो वो किस प्रकार से ठहर सकते हैं, उनका क्या क्या नियम बनाए गए हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, यह अधिनियम पूर्व के कुछ अधिनियमों को निरस्त करता है, जैसे पासपोर्ट अधिनियम 1920 ये खत्म कर देता है उसको, और साथ ही साथ जो है विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 को। तो दो मुख्य रूप से पासपोर्ट अधिनियम 1920 और विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 को जो है ये खत्म करता है, और उसके स्थान पर जो है कौन सा आ जाता है, आवर्जन और विदेशी, जो विदेशी हैं विषयक अधिनियम 2025 जो है ये लागू हो जाता है। इसके तहत बात करें तो भारत में प्रवेश या प्रस्थान के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है वैध पासपोर्ट या फिर अन्य यात्रा दस्तावेज होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ जो है उसका मान्य वीज़ा भी जरूरी होगा। तो ये इसकी जो है पहली शर्त है। इसके साथ ही साथ क्या है, इसके तहत जो है केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी यात्री का पासपोर्ट, वीजा या अन्य दस्तावेज चेक करने के लिए जो है अधिकारियों की को अधिकृत कर सके, है ना। तो ये किसके पास अधिकार है, कौन कर सकता है ऐसा, केंद्र सरकार करेगी कि जो है किस प्रकार से यात्री का पासपोर्ट या वीजा या अन्य दस्तावेज चेक जो है कौन अधिकारी कर सकता है। तो इसका जो अधिकारी की नियुक्ति है वो कौन कर सकता है, केंद्र सरकार कर सकती है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक विदेशी जो भारत आता है उसे आगमन पर नियत अधिकारी, पंजीकरण अधिकारी के पास जो है स्वयं जाकर पंजीकृत कराना होगा। तो ये जो है मुख्य प्रावधान है इसमें, तो ये हमने यहाँ पर देखे है ना। तो यहाँ है, अगर हम बात करें देखिएगा जो इसमें कुछ फाइन वगैरह भी है, दंड जुर्माना क्या है उसको देख लेते हैं। वैध पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज वीजा के बिना, यानी अगर इस तरह से जो है वैध पासपोर्ट नहीं है या अन्य दस्तावेज नहीं है या वीजा नहीं है, इस प्रकार से यानी वैध अगर इस प्रकार से कोई कागजात नहीं है तो उसके लिए अगर वो प्रवेश करता है तो क्या होगा, ऐसे व्यक्तियों को 5 वर्ष तक का कारावास, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों जो है देने का प्रावधान है। इसके अलावा जो है मान के चलिए, अगर वो ऐसा, ये तो वैध की बात हो गई है, अगर मान लीजिए फर्जी पासपोर्ट बना के आ गया, फर्जी वीजा उसके पास में है, तो उपयोग या आपूर्ति करने वाले को जो है न्यूनतम 2 वर्ष की सज़ा मिलेगी और अधिकतम जो है 7 वर्ष की, और सज़ा और साथ ही साथ जो है 1 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो ये प्रावधान है, तो कुछ इस तरह से हमने देखे है ना। आगे बात करेंगे हम अगले जो टॉपिक है उसकी, हॉर्मुज जल डमरू यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, ये भी जो है चर्चा में रहा, तो इसको देखेंगे। अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमलों के परिणाम से है ईरान के मुखिया की मौत के बाद जो है ये हॉर्मुज जल डमरू जो यानी कि मतलब चैनल जो है ये यहाँ पर मतलब कह सकते हैं चर्चा का विषय बना हुआ था। इसकी बात करते हैं वर्तमान घटनाक्रम क्या है उसको देखते हैं। उक्त पृष्ठभूमि में ईरान द्वारा हॉर्मुज चैनल को बंद कर देने के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में तेल गैस का संकट उत्पन्न हो गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि जो है जब हमारा जो है स्थिति ऐसी स्थिति आ गई है कि वहाँ पर जो है हमने देखा था मार्च, अप्रैल और मई में लगातार जो है ये लगातार इस तरह से जो है दुविधा बनी हुई थी, है ना। हालांकि देखिए जुलाई में थोड़ा सा यहाँ पर ढीला ढाली हुई, और जून जुलाई में तो वहाँ पर जो है वहाँ पर तो स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हुई है ना। उसके बाद क्या होते हैं इन ईरानी और अपनी भौगोलिक, अगर बात करते हैं यहाँ संकट उत्पन्न हो गया था। ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति, सैन्य मौजूदगी और अपने जो IRGS है उसकी जो बात करते हैं जहाज़ों की आवाजाही को रोकने या उसमें रुकावट डालने की क्षमता के जरिए जो है इस पर नियंत्रण रखता है। इसकी बात करते हैं तो दुनिया का जो है लगभग 20% ईंधन व्यापार जो है इसी के रास्ते होता है, जिससे यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जो है चेक पॉइंट माना जाता है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चौक पॉइंट माना जाता है, इसलिए जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ था। अगर हम बात करते हैं देखिएगा इसकी जो बात करें भौगोलिक संकेत, भौगोलिक बात की इसकी जो स्थिति है उसको देखें तो देखिएगा ये है आपका, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं तब जाके पता चलेगा आपको। पहले इसको ही देखते हैं हम, है ना। तो ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान यानी गल्फ की खाड़ी, यानी सॉरी ओमान की खाड़ी, और ये है आपका पारस की खाड़ी, है ना। तो ये जो दोनों हैं खाड़ियाँ हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र है ये वाला ये कहलाता है आपका हॉर्मुज चैनल, है ना। तो ये है हॉर्मुज चैनल। तो हम कह सकते हैं हॉर्मुज चैनल किस किस को जोड़ रहा है, यानी ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी को जो है ये जोड़ रहा है। इसके बाद ये आपने देखा ये अरब सागर है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका नीचे इधर को देखेंगे तो ये अगर कंट्री की बात करते हैं देखिएगा तो कंट्री आपका सऊदी अरब आ जाता है, ओमान आ जाता है, यमन आ जाता है। इसमें अगर बात करें तो ये है ईरान, है ना। तो ये ईरान आ जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये अब ये वाला पार्ट आपका जो है ये है आपका रेड सी, है ना।
ये क्या पार्ट है आपका, रेड सी। और इसके बाद में अगर आप बात करते हैं तो जो अदन की खाड़ी है, तो अदन की खाड़ी आप देख रहे हैं कहाँ है, ये है ना, अदन की खाड़ी ये है ना। तो और इसके बाद में अगर बात करें दोनों की, जो अदन की खाड़ी ये और जो है रेड सी ये है, और इसका जो है ये चैनल यहाँ भी है, जिस प्रकार से चैनल यहाँ है यहाँ भी है। इसको कहते हैं अल मांडेव, क्या कहते हैं इसको, अल मांडेव। तो ये अल मांडेव चैनल यहाँ है जो कि रेड सी यानी लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। जबकि अगर हम बात करें हुर्मुज चैनल की, तो हुर्मुज चैनल किसको जोड़ता है, यानी ओमान की खाड़ी और पर्सिया की खाड़ी को जोड़ता है ना, इस तरह से। अगर हम बात करें ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, यहाँ पर तो देखिएगा ये है आपका कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो देखिएगा ये भूमध्य सागर आ जाता है इसको इधर का, और ये आपका आ जाता है ब्लैक सी यानी काला सागर। तो अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरह से देश देखते हैं तो ये है आपका ईरान देख ही लिया आपने, ये है आपका इराक, ये इराक आ जाता है। इराक और ईरान के इसमें देखेंगे आप कुवैत आ जाता है, ये आपका आ जाता है जॉर्डन, ये हमने कल भी देखा था। ये आपका आ जाता है इजराइल फिलिस्तीन वगैरह पार्ट, और ये आपका आ जाता है लेबनान, ये साइप्रस है ना। इसके बाद ये सीरिया आ जाता है, सीरिया, ये आपके ईरान को जो है इस तरह से बन जाता है यहाँ तक। इसके बाद ईरान का जो है यहाँ से आपका कैस्पियन सागर से जो मिलता है वो है अजरबैजान, और इसके बाद में ये जॉर्जिया आ जाता है, जॉर्जिया, और ये आ जाता है अर्मेनिया। इस तरह से कुछ कंट्री बन जाती है। और ये जो टर्की है, टर्की ग्रीन कलर का, ये टर्की है ना। तो इस तरह से मतलब देश बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कभी कभी यहाँ पर देश जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ब्लैक सी की स्थिति क्या है, मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर क्या है, रेड सी क्या है, और आपने देखा पर्शियन, गल्फ ऑफ पर्शियन और कैस्पियन सागर। तो इनसे कौन से देश मिलते हैं आप देखेंगे, ईरान मिलता है कैस्पियन सागर से, तुर्कमेनिस्तान है, इसके बाद कजाकिस्तान है ना, रसिया ऊपर है। इसके बाद में आपने देखा अजरबैजान है, तो ये मिल जाते हैं। ब्लैक सी में आप देख रहे हैं, ब्लैक सी में टर्की है, ऊपर आप देखेंगे बुल्गारिया, रोमानिया भी वगैरह हैं, यूक्रेन वगैरह हैं, वो मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं देखिएगा ये है सऊदी अरब, है ना, नीचे हमने देख लिया था, तो ये है। आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक ये है उसकी बात करेंगे। क्या है अगला टॉपिक, भारत कनाडा संबंध की बात करते हैं। तो देखिएगा भारत कनाडा संबंध की अगर बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक लंबे समय के बाद में जो है, क्योंकि अभी 2023 में 24 में जो है लगातार जो है भारत कनाडा के बीच जो संबंध वो बिगड़े हुए थे। और अगर हम बात करते हैं वर्तमान में तो देखते हैं क्या स्थिति है। मार्च के प्रथम सप्ताह में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जो कि अभी हाल ही में जो है कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं ना, ट्रूडो की जगह, तो ये जो है मार्क कार्नी जो है भारत की यात्रा पाए हैं। और इस दौरान जो है भारत और कनाडा के शिखर सम्मेलन भी आयोजन किया गया है ना। तो इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा ये है मार्क कार्नी और ये है मोदी जी हमारे। तो इस समय जो है सम्मेलन में दोनों नेताओं ने कुछ महत्वपूर्ण वार्ताओं की और समझौते और वार्ता की और जो है समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। जैसे मान के चलिए इस दौर के जो सालों के कूटनीतिक तनाव को दूर करने का एक जो है साफ संकेत दिया है। इससे ज़्यादा एक जो ज़्यादा बड़ी साझेदारी जो है नींव रखी है। इसमें क्या क्या जो है मतलब बातें की गई और जो समझौते किए गए उसको देख लेते हैं एक बार। दोनों देशों के मध्य जो है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का जो है सपोर्ट करने के लिए 10 वर्ष का यूरेनियम जो है आपूर्ति समझौता हुआ है। यानी 10 वर्ष तक जो है यूरेनियम क्या करेगा, आपूर्ति मतलब जो है आपूर्ति की जाएगी किसके द्वारा, कनाडा के द्वारा भारत को। इसके बाद द्विपक्षीय व्यापार की बात करते हैं तो 2030 तक जो है लगभग 50 अरब डॉलर तक जो है इसको द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की बात की गई है। इसके साथ ही साथ जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा समेत जो है क्लीन एनर्जी की बात करें तो सहयोग बढ़ाने के लिए जो है एक रणनीतिक ऊर्जा जो साझेदारी है उसकी भी शुरुआत की गई है। इसकी बात करें तो और क्या है, सुरक्षा के संदर्भ में बात करते हैं तो जो है नया डायलॉग यानी जो रक्षा संबंध है उसकी जो रक्षा संवाद हुआ है, डिफेंस डायलॉग की बात करते हैं तो इसको भी जो है शुरू किया गया है। तो ये है आपके मार्क कार्नी जी जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी से यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर हम बात करें देखिएगा पुराने संबंध है मतलब 2-3 साल से कैसी स्थिति रही है उसको देख लेते हैं। जून की अगर बात करें, जून 2023 में क्या हुआ था, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की जो कनाडा में हत्या हुई थी। निज्जर को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मार दी गई थी। उसके बाद में क्या हुआ, सितंबर में कनाडा का भारत पर निज्जर की हत्या में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया। भारत ने इसको नकारा, है ना। भारत ने कनाडा के लिए वीजा सेवाएं रोकी, कनाडाई राजनयिक को वापस भेजा। इस तरह से ये संबंध जो है बिगड़ते रहे। भारत ने सितंबर 2023 से जो है वीजा बंद कर दिया, सेवाएं बहाल की थी। उसके बाद इससे दोनों देशों के बीच जो है संबंधों में थोड़ी नरमी आई। इसके बाद क्या, अक्टूबर 2024 में क्या हुआ, कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त को जो है पर्सन ऑफ द इंटरेस्ट के रूप में सम्मानित किया। इसके बाद जो है भारत ने अपने राजनयिक को जो है कनाडा से वापस बुलाने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से जो है कुछ ये घटनाक्रम रहा था 2023 में, है ना, और 24 में। तो ये स्थिति यहाँ पर देखी हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक की। ये है आपका विश्व वन्य जीव दिवस। इसकी बात करते हैं तो देखिएगा 3 मार्च 2026 को जो है विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो आयोजन किया गया।
क्यों मनाया जाता है इसकी बात करते हैं। तो विश्व वन्यजीव दिवस जो है वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में एक विशेष पहल होती है और जिसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, वन्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को जो है संरक्षण प्रदान करना है। तो ये दिन है 3 मार्च 2026 को जो मनाया गया। इसकी अगर हम बात करते हैं थीम की तो क्या रही है, मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, है ना, कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लिवलीहुड्स। तो ये जो है इसकी है मतलब थीम रही है। तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लिवलीहुड्स। तो ये जो है इसकी विश्व वन्यजीव दिवस की जो है ये मतलब यहाँ पर थीम रही है। रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं, ये अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। तो रणजी ट्रॉफी 2026 जो है वो मार्च 2026 में हुई और जम्मू कश्मीर में जो है कर्नाटक को हराकर जो है रणजी ट्रॉफी जीती है। तो ये पहली बार हुआ है जब जम्मू कश्मीर में जो है इसको जीत लिया है। तो आगे देखते हैं क्रिकेट खेल के मैदान में, अगर क्रिकेट खेल की बात करें, इसकी जो है क्रिकेट की संबंधित है रणजी ट्रॉफी। तो क्रिकेट खेल की बात करते हैं तो क्रिकेट खेल जो है जन्मदाता है इंग्लैंड, जानते हैं हम लोग, है ना। क्रिकेट जो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरमूडा और जमैका का जो है वो राष्ट्रीय खेल है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। अगर हम बात करते हैं बीसीसी का यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट ऑफ इंडिया, इसकी बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। खिलाड़ियों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें अगर प्रमुख ट्रॉफी माने तो कौन सी, ईरानी, दिलीप और रणजी। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने चीज़ें देखी। तो ये आपका जो है आज का जो पहला भाग है मार्च का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट की कल, पार्ट नंबर 2। तो आज के लिए बस मैं यहीं पर रोकूंगा और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो वीडियोज़ हैं इनको शेयर करते रहें ताकि जो इसका लाभ है वो जो अन्य लोग यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण सीरीज़ है और इम्पोर्टेंट सीरीज़ बन जाती है। और उनके लिए जो है करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है ये मान के चलिए बहुत सारे जो है एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनको जो है आप शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग जो भी हैं उनके साथ में, ताकि जो है इसका लाभ उन लोगों तक भी पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही और जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन की घंटी होती है उसको भी जो है दबा दें ताकि जो इसकी नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँच जाए और ये सबसे पहले वीडियो जो है आपके पास पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।